नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच, आपके खुद के चैनल द सक्सेस माइंड @ पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न, चाहे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। आज जो हमारा जो विषय है, वो विषय होगा दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का जो पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो प्रश्नों की सीरीज में लेकर आया हूं, उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फीडर है। बस में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ़िल्टर है जो फीडर है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। आपका पहला ऑप्शन है कैटफिश, दूसरा है ऑक्टोपस और सी ऑप्शन है एस्टर और डी ऑप्शन है पेलिकन। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक फ़िल्टर फीडर है। पहला ऑप्शन है कैटफिश, दूसरा ऑक्टोपस, सी ऑप्शन है एस्टर और डी ऑप्शन है पेलिकन। दोस्तों पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फ़िल्टर फीडर है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कैटफिश, ऑक्टोपस, एस्टर और पेलिकन। तो दोस्तों अगर बात की जाए कौन सा एक ऐसा फ़िल्टर है जो फीडर है, तो वो होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का जो अपक्षय चक्र होता है, उसमें प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत क्या है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत क्या है। पहला है कार्बन चक्र, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, सी ऑप्शन है फास्फोरस चक्र और डी ऑप्शन है सल्फर चक्र। तो फटाफट से प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के तरफ करीब पहुंचते जाएंगे और आपकी इतनी अच्छी हैबिट और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों कि आप एग्ज़ाम हॉल में कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत है। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा था, आपको इसका उत्तर देना था, तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या फिर सल्फर चक्र। तो दोस्तों जो जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत है, वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों फास्फोरस चक्र। क्या है? फास्फोरस चक्र। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरदपक्षी है। बस में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपरदपक्षी है। पहला है केंचुआ, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है समुद्री घोड़ा और डी ऑप्शन है, डी कथन है प्यारे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। पहला केंचुआ है, दूसरा जेलीफिश है, तीसरा है समुद्री घोड़ा और चौथा है वुडलिस। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है दोस्तों। इसमें 4 दिया हुआ है। तीसरा है केवल पहला, तीसरा और पांचवा सही है। डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन है जो अपरदपक्षी है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं
तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। हर एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ये बात हर वीडियो में कहता हूँ। और आप अगर वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्नों के उत्तर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरदपछी है? तो पहला दोस्तों केचुआ अपरदपछी है, दूसरा जो आता है वो आपका समुद्री घोड़ा है, और तीसरा जो आता है वो है वुडलिस। तो इसमें से होना चाहिए 1, 3 और 4। कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों प्रश्नों के मुताबिक आपका जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन गलत है, उसको ठीक कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे केचुआ, समुद्री घोड़ा और वुडलिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा इसमें ऑप्शन दे रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए खाली 4 ही ऑप्शन आपके दे रहे हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें आपको बताना है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जो अपरदपछी है? चलिए दोस्तों प्रश्नों को एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरदपछी है? ठीक है, पहला केचुआ तो है ही दोस्तों, दूसरा समुद्री घोड़ा, वुडलिस नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। आपके अगर अपरदपछी की बात की जाए तो उसमें जेलीफिश नहीं है और वुडलिस नहीं है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा कौन सा ऑप्शन पे? सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, UNEP के द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है? पहला जो ऑप्शन है, या पहला जो कथन कह सकते हैं आप, पहला जो ऑप्शन है वो दुनिया भर में निर्माण कार्यों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। बी ऑप्शन है खुफिया भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं को कार्बन उत्सर्जन व्यापार में प्रवेश करने में सक्षम बनाना है। तीसरा है वो है सरकारों को अपने देशों द्वारा उत्पन्न समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने में सक्षम बनाना। और चौथा है एक इकाई समय में दुनिया द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण उत्पन्न समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है दुनिया भर में निर्माण कार्यों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो अन्य जीवों के साथ भी सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं? पहला ऑप्शन है निडेरियन, दूसरा है कवक और तीसरा है प्रोटोजोआ। बात समझ रहे दोस्तों? पहला है निडेरियन, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला जो दे रहा है वो है केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती है? प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं। तो पहला तो निडेरियन है, दूसरा कवक भी सही है, और प्रोटोजोआ, ये तीनों ही सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं दोस्तों। तो पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन पे दे रहा है? तो डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है R2 आचार संहिता अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करती है। R2 जो है वो आचार संहिता अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करती है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग उद्योग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाएं। बी ऑप्शन है रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर पारिस्थितिक प्रबंधन। सी ऑप्शन है बंजर भूमि में कृषि फसलों की खेती में टिकाऊ प्रथाएं।
और डी ऑप्शन है दोस्तों प्राथमिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो फटाफट से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। R2 आचार संहिता अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करती है। दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास किया करिए। जितने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे उतना आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा, इतनी कटुता पैदा हो जाएगी कि आप बड़े बिना संकोच के आप उत्तर देना सीख जाएंगे दोस्तों। उससे आप अपनी कमी भी जान पाएंगे कि कहाँ पे हमारी कमी रह जा रही है, और आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो R2 आचार संहिता अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग उद्योग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाएं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तांबा प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता क्यों है। प्रश्न क्या है कि तांबा प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता क्यों है। पहला जो कथन है वो है ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्रा छोड़ सकते हैं। दूसरा है तांबे के स्लैग के कारण पर्यावरण में कुछ भारी धातुएं निकल सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन कह लीजिए कि वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकती हैं। तो दोस्तों तांबा प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता क्यों है। देखिए 3 कथन आपके सामने हैं कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्रा को छोड़ सकते हैं। तांबे के स्लैग के कारण पर्यावरण में कुछ भारी धातुएं निकल सकती हैं। तीसरा क्या है कि वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो कथन आपने देखा। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा, और चौथा जो ऑप्शन है वो पहला दूसरा और तीसरा है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों अगर बात की जाए तांबा प्रगलन संयंत्रों की तो ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्रा छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। तांबे के स्लैग के कारण पर्यावरण में कुछ भारी धातुएं निकल सकती हैं, ये भी सही है। वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, तो ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर देखना है। तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन कौन से ऑप्शन में दे रहा है सही, तो वो ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है। दूसरा कथन है कुछ उद्योग इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके उपयोग से पर्यावरण में सल्फर उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको इसका उत्तर देना है। फर्नेस ऑयल के संदर्भ में आपको कथन कौन सा सही है, आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यह तेल रिफाइनरियों का एक उत्पाद है, बिल्कुल सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए करते हैं, ये भी सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में सल्फर उत्सर्जन होता है। तो तीनों ही सही हैं। तो कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीला कार्बन क्या है, या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीला कार्बन क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। पहला ऑप्शन है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन। बी जो ऑप्शन है वो है वन, बायोमास और कृषि मृदाओं में संग्रहित कार्बन। और सी ऑप्शन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन। डी ऑप्शन है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन। तो नीला कार्बन क्या है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि नीला कार्बन क्या है। तो दोस्तों नीला कार्बन क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों नीला कार्बन क्या है, इसका उत्तर देना है। फटाफट से आप प्रश्नों को देखिए और कमेंट में उत्तर करना ना भूला करिए दोस्तों। मैं हर वीडियो में कहता हूं, पर आप लोग कोई भी वीडियो का उत्तर देने का प्रयास नहीं करते। किसी भी वीडियो में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास आप बिल्कुल नहीं करते हैं। फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो नीला कार्बन क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। नीला कार्बन क्या होता है, आपने चारों ऑप्शन देखे, तो इसका जो सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों नीला कार्बन क्या है। तो नीला कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन होता है।
तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से पौधे मिट्टी रहित सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से पौधे मिट्टी रहित सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। पहला फर्न है, दूसरा लाइकेन और तीसरा मांस और चौथा है मशरूम। ये 4 कथन थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए आपका सही उत्तर देना है दोस्तों। तो इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और इसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास कीजिए। साथ में वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि जितने भी वीडियो है फ्री ऑफ कास्ट है। हो सकता हो आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रयास कीजिए कि द सक्सेस माइंड @ की जितनी भी वीडियो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने का प्रयास करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा उसके तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर जो है कि मिट्टी रहित सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना किस पौधे की है। तो पहला लाइकेन है दोस्तों, उसके बाद आपके कौन सा हो जाएगा, मांस। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा ये कौन से ये 2 कथन है, ये दूसरे तीसरे कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव प्रजनन तकनीक में हालिया प्रगति के संदर्भ में प्रोन न्यूक्लियर स्थानांतरण का उपयोग किया जाता है। मानव प्रजनन तकनीक में हालिया प्रगति के संदर्भ में प्रोन न्यूक्लियर स्थानांतरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है दाता शुक्राणु द्वारा इन्हें विट्रो अंडे का निषेचन। दूसरा है शुक्राणु उत्पादक कोशिकाओं का आनुवांशिक संशोधन। सी ऑप्शन है स्टेम कोशिकाओं का क्रियात्मक भ्रूण में विकास। और डी ऑप्शन है संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम। तो फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि इन्हें मानव शरीर के किसी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। तीसरा है इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसरों में किया जा सकता है। चौथा है कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा तीसरा और चौथा, केवल पहला तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न भी आपके सामने है, कथन भी आपके सामने हैं और ऑप्शन भी आपके सामने हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ की, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जाता है। इन्हें मानव शरीर के किसी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसरों में किया जाता है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। पहला कौन सा कथन है कि फसल के खेत पर कीटनाशकों का छिड़काव। दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी के क्रिएटरों का निरीक्षण। तीसरा है डीएनए विश्लेषण के लिए वेल की सांसों के नमूने एकत्र करना। चौथा है प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर उपरोक्त में से कौन सी गतिविधि सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो क्या ड्रोन का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है, आपको इसका उत्तर देना है कि इन चारों में से किसको जो है ड्रोन का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर होगा वो होगा फसल के खेत के लिए कीटनाशक का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखी के क्रिएटरों का निरीक्षण,
डीएनए विश्लेषण के लिए व्हेल की सांसों के नमूने एकत्र करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये कथन तीनों सही हैं, तो ये ऑप्शन आपके डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भावी माता पिता के अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा, किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा है मानव प्रेरित ब्लूरी पोन्टेट स्टेम। कौन सा? मानव प्रेरित ब्लूरी पोन्टेंट स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? प्यारे दोस्तों, आप उस प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, भावी माता पिता के अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित भी किया जा सकता है। मानव प्रेरित ब्लूरी पोन्टेंट स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य अंतर के संबंध में सही है? पौधे और पशु कोशिकाओं के बारे में। पहला है, पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। दूसरा, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि जानवरों की कोशिकाओं में होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती, बिल्कुल सही है। पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि जानवरों की कोशिकाओं में होती है। तो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है जबकि जानवरों की कोशिकाओं में होती है। दोस्तों, ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। अगला है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रेतिका होती है, तो ये सही हो जाएगा। पहला, तीसरा ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से बेंजीन प्रदूषण के कारण हैं? पहला है ऑटोमोबाइल विकास, दूसरा तंबाकू का धुआं, तीसरा लकड़ी का जलाना, चौथा वार्निश किए हुए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना, पाँचवा पॉलीयूरेथेन से बने उत्पादों का उपयोग करना, या पॉलीथीन भी कह सकते हैं दोस्तों, से बने उत्पादों का उपयोग करना। दोस्तों, बेंजीन प्रदूषण का जो मुख्य कारण माना जाता है वो ऑटोमोबाइल विकास, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलाना, वार्निश की हुई लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना और पॉलीएथिलीन से बने उत्पादों का उपयोग करना। तो ये पाँचों ही सही हैं, तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेता एक मादा होती है। बात समझ में आई दोस्तों? हाथियों के समूह में एक मादा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अधिकतम गर्भधारण अवधि 22 महीने की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 22 महीने की हो सकती है, तो ये सही है। एक हाथी सामान्यतः 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे दे सकता है, तो ये गलत है। भारत के राज्यों में हाथियों की सबसे अधिक आबादी केरल में है, तो ये भी गलत है। पहला, दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है और फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ये पहला, तीसरा, चौथा होगा, क्योंकि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कापर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्नड़ मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है। पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या उभयचर। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कापर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्नड़ मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पक्षी।
तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय दलदली हिरण की उप प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कठोर जमीन पर अच्छी तरह पनपती है और विशेष रूप से घास खाने वाली है? पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कस्तूरी मृग के अपने प्राकृतिक आवास के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना वाले स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? पहला है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कस्तूरी मृग के पाए जाने की संभावना होती है। तो पहला दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पसंद किया जाता है? पहला है ताम्र लावा, शीत मिश्रित डामर प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, हार्ड मिक्स्ड डामर प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें जिनका उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है ताम्र लावा का, शीत मिश्रित डामर प्रौद्योगिकी का और जियो टेक्सटाइल का। तो पहला दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न, स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है? पहला है बेस सड़क का निर्माण, कृषि मृदा सुधार, सीमेंट का उत्पादन। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है या चयन कीजिए। बात वही चीज़ है दोस्तों, स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है? तो ये सामग्री हो सकती है दोस्तों बेस सड़क निर्माण, कृषि मृदा सुधार और सीमेंट उत्पादन, ये तीनों ही। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा होता है। दूसरा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा पाया जाता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो पहला दूसरा तीसरा सही, तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। खेती में बायोचार का उपयोग होता है। बायोचार का उपयोग ऊर्ध्वाधर खेती में बढ़ते माध्यम के भाग के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, जब बायोचार को बढ़ते माध्यम का हिस्सा बनाया जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार को बढ़ते माध्यम का हिस्सा बनाया जाता है तो यह बढ़ते माध्यम को लंबे समय तक पानी को बनाए रखने में सक्षम होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? फटाफट से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसमें दोस्तों ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।